अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बार फिर बड़ी हलचल की आमद है। जब बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इमरान खान की रिहाई की तमाम कोशिशों में नाकाम रही है, तो अब यह बेड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका क़यादत ने संभाल लिया है और इस मुताल्लिक हुजामत के बजाय मुफाहमती रवैये को अपनाने का फैसला हुआ है। तहरीक इंसाफ की सियासत से जुड़ी यह बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से गुज़िश्ता रोज मुलाकात की। इस मुलाकात के सामने आने वाली अंदरूनी कहानी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज इमरान खान तहरीक चलाने के लिए तैयार है। तहरीक में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिप्तैन खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक क़यादत ने बानी PTI की रिहाई के लिए अहम फैसले किए हैं। PTI की साबका क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से भी मुलाकात का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने का फैसला हुआ है, इसके लिए इमरान खान से मुलाकात भी की जाएगी। PTI की साबका क़यादत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए भी सरगर्म है। ज़राए ने कहा कि PTI की साबका क़यादत ने शाह महमूद कुरैशी को बातचीत के जरिए मामलात को हल करने और सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कायल करने की कोशिश की। साबका क़यादत का मौक़िफ़ है कि PTI की मौजूदा क़यादत इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकती। साबका क़यादत ने सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने हुकूमती वज़रा से मिलने का फैसला भी किया है, जबकि फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। इस मिशन से मुताल्लिक एक्स पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत को एक कदम बढ़ाना और PTI ने एक कदम पीछे हटना है। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें कम अज कम बातचीत का रास्ता खोला जा सके। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी और हम उनके सामने भी यही मुद्दा रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सियासी माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए इक़दाम होंगे। अब ये सियासी माहौल कैसे बेहतर होगा? सियासी माहौल कैसे बेहतर होगा कि आप सियासी कैदियों को उसमें जो है वो रिलीफ मिले। फवाद चौधरी का मिशन कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम फिलहाल PTI की मौजूदा क़यादत को फवाद चौधरी का मुतहर्रिक होना किसी सूरत तस्लीम नहीं है। PTI की मौजूदा क़यादत की बकौल फवाद चौधरी जैसे लोगों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पार्टी से मुतल्लिक उनकी बातें और इरादे गैर जरूरी एक्सरसाइज के सिवा कुछ नहीं। पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग करने के लिए आपका पार्टी का हिस्सा होना जरूरी होता है। आपका पार्टी के अंदर कोई ओहदा, कोई जिम्मेदारी या एटलीस्ट पार्टी का मेंबर होना जरूरी होता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उमर अयूब साहब ने 9 मई के बाद इमरान खान साहब के अहकामात पे इन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप्स कैंसिल की हुई है, यानी कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ताल्लुकात होंगे, इत्मीदारी के लिए गए होंगे, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज उससे ज़्यादा इनमें से किसी की कैपेसिटी नहीं है ना कुछ करने की, सिवाय आप लोगों के थ्रू कोई बयान शान दे दिया। इनमें से बहुत से लोग अडयाला जाते हैं पूरा साल, खान ने उनको वापस तक नहीं लिया पार्टी में। मशवरों पर अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से मुल्क में इन मुफाहमती कोशिशों का खैर मकदम किया जा रहा है। बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को भी मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल किए जाने के बयान के बाद अब माहौल में मुफाहमती आवाज़ें तेज़ होती जा रही है। आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी मौक़िफ़ सामने आया, जिनके बकौल PTI से मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। मेरा मॉडल डिफरेंट हो, जो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ते हैं उनका डिफरेंट हो, जो पीपल्स पार्टी से उनकी सियासी फ़िक्र, उनकी मुआशी फ़िक्र मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं जिनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। और सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तलाफ हो, जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल अब पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं, दे टॉक। बदकिस्मती से असेंबली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और इसका एक ही रास्ता है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का है कि किसी सतह पर भी बातचीत का आगाज़ हो और बातचीत ही वाहिद चीज़ों का हल होता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने इस बातचीत के दरवाजे को खोला है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मस्बत सियासी पेशरफ्त सामने आई है। माजी करीब में इंतहाई जारहाना
और मुज़ामत पर मबनी मौक़िफ़ लेने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी बज़ाहिर मुफाहमत की राह पर चल पड़े और उन्होंने सूबे में अमन के क़याम और सियासी हम आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोन पर राब्ते करके अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी जमातों को साथ चलने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, एमन वली खान को टेलीफोन किया। उन्होंने सिराजुल हक, अमीर मुकाम और मोहम्मद अली शाह बाचा से भी रब्ता किया और क़याम अमन के हवाले से सूबाई हुकूमत के साथ चलने की पेशकश की। इस तरह गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के दरमियान भी दूरियां खत्म होने लगी हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात करके उन्हें सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला किया है, जिसमें साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमाए कराम, मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और आम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए पसे पर्दा कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबाई सतह पर सियासी जमातों के दरमियान फासले कम करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अगर ये दोनों अमल कामयाब होते हैं, यानी मरकज में सियासी मुकालमा और सूबे में ताउन, तो मुमकिन है कि मुल्क के सियासी दर्जा हरारत में वाकई कमी आए और एक नई सियासी मुफाहमत के दौर का आगाज हो। इस मुतालिक मज़ीद बात करें, ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि ये सियासी राब्ते और सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई का बीड़ा जो आपने उठाया है, ये आइडिया कहाँ से और कैसे आया? क्या ये आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव है या शाह महमूद कुरैशी की राय भी इस पे शामिल है, या उन्होंने ये इनिशिएट किया सारा प्रोसेस? देखिए, बात यह है कि ये जो लोग जेलों में इस वक्त हैं, चाहे वो शाह महमूद हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, ये वो लोग हैं जो कि एंगेजमेंट के प्रोसेस को लीड कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तरीके इंसाफ के कारकुनों का भी एतबार है। लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है उसके सामने, आपके सामने है, वो तो कभी इन लोगों को पता ही नहीं करने गई। कोई इमरान खान के भी वो पता सिर्फ इसलिए करने जाते हैं कि उनकी बहनें वहां पे आती हैं और एक प्रेशर होता है कि जी वहां पे जाया जाए, वरना तो उनको भी ये लोग जो है। तो राय क्या थी जिन लोगों से आप मिले हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब से, यास्मीन राशिद साहबा से और बाकी लोगों से, उनकी क्या राय है मौजूदा जो हालात से, जिस तरह से तरीके साथ की मौजूदा तंजीम या पार्टी डील उसे कर रही है, क्या वो उससे मुतमईन है? नहीं, इनसे तो खैर कोई भी मुतमईन नहीं है। लोग समझते हैं कि ये लोग जो है इन्होंने तो बिल्कुल ही इग्नोर किया है वर्कर्स को। हम जिन वर्कर्स से मिलते हैं वो आप देख सुने कभी उनको, वो जो इनको बातें सुनाते हैं। नहीं, उनकी राय क्या थी वहां पे? जिन लोगों से आप मिले उनकी राय थी क्या मौजूदा हालात के हवाले से? वो क्या क्या रहे? उनकी राय यही है कि हमें टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए और एक एंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू करना चाहिए। और वो लोग इमरान खान से मुलाकात भी चाहते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो खान साहब के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि उनका जो रिलीफ, जो लीगल राइट्स हैं, वो भी उनको जो है वो नहीं मिल रहा, रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत की तरफ से जो जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देखिए, अगर आप उनसे एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तरीके इंसाफ से किसी से एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तो फिर सवाए एहतजाज के पीटीआई के पास, इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? अगर आप जो है वो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, तो वो फिर सवाए इसके कि वो लॉन्ग मार्च करें, वो असेंबलियों से इस्तीफे दें, वो इसके अलावा क्या ऑप्शन रह जाती है? तो ये जो मुफाहमत की एक कोशिश आप शुरू कर रहे हैं, इस प्रोसेस के ऊपर आप कह रहे हैं कि जो तहरीक साथ की कोट लखपत जेल में क़यादत वहां पे मौजूद है, वो सारे उनकी बैकिंग आपको हासिल है इसमें? 100% उन लोगों की बैकिंग भी हासिल है, वो लोगों के ख्यालात भी यही हैं। और देखिए ना, इमरान खान की जो रिहाई है उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो दो है। एक तो जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से है कि वो एंगेजमेंट नहीं कर रही। दूसरी, मैं जब खान साहब से अडयाला में मिला तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपकी जो जेल है ये खुद को 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी आपने क्रिएट कर दी है। तो जो लोग यहाँ पे एक जो है वो माचिस पकड़ के खड़े हुए हैं, जो ही कोई अलाव में कमी आती है वो तीली लगा देते हैं कि ये कहीं मामला जो है कहीं हल की तरफ ना चला जाए। फिर देखिए, इसमें प्रॉब्लम एक और भी है समर के, जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि ये ना हो कि ये कोई अगर सुलह ही हो जाए या कुछ हो जाए तो ये हमारा क्या बनेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हुकूमत से भी मिलें और उनको ये कहें कि ये कोई आपके खिलाफ साजिश नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर अपने पाँव से थोड़ा आगे देखने की जरूरत है। कौन कौन मिलेगा आपकी तरफ से हुकूमती वज़रा से, हुकूमती नुमाइंदों के साथ, और कब तक ये मुलाकात होगी?
मेरा ये ख्याल है इंशाल्लाह इसी हफ्ते हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात होगी। इस हफ्ते के आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात होगी। अभी तो महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, इसमें मजीद लोग अलबत्ता इन अनदर 3-4 डेज जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। अगर वो जाना चाहेंगे तो वो हम इंशाल्लाह उनको भी साथ लेके चलेंगे, जो जो आना चाहेगा। क्या इस असद उमर इनिशिएटिव साहब भी आपके इस प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं? देखिए, असद उमर साहब ने कहा है कि मेरी तमाम दुआएं हमदर्दियां साथ हैं, लेकिन मैं अभी मुलाकातें वो नहीं उनमें मीटिंग्स में वो शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो बंदा भी इमरान खान की रिहाई, पॉलिटिकल वर्कर्स की रिहाई में अगर उसमें शामिल नहीं हो सकता तो फिर वो किस में होगा शामिल? मुझे तो नहीं पता कि हमारे ऊपर तो सच्ची बात है खान साहब के और पीटीआई की तहरीक के हम लोगों ने तो बहुत अपना वक्त अपनी जिंदगियां सर्फ की हैं इसके ऊपर। तो हम तो हर सूरत कोशिश करेंगे पार्टी को भी बचाने की और इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की और तमाम जो लोग हैं उनके लिए आसानियों की। तो ये फवाद हमारा साहब, जाहिर है आप ये जो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं इसमें आप हुकूमती वुज़रा से भी आप राब्ते कर रहे हैं, इसमें आप मौलाना फजल रहमान से भी राब्ते कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ जो खुद एक अहम स्टेक होल्डर है इस सारे प्रोसेस के अंदर, उसे भी क्या इंगेज करेंगे आप? देखिए, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला इमरान खान है। इमरान खान, अगर हमारा पॉइंट ही सिर्फ एक है कि इमरान खान की, बुशरा बीबी की और पॉलिटिकल पार्टी जो कैदी हैं उनकी रिहाई हो और टेम्परेचर नीचे आए। बाकी पॉलिटिक्स क्या करनी है वो अब आगे खान साहब जाने, और जिसको वो लगाना चाहते हैं वो करें। हमारी सिर्फ इस वक्त जो मकसद है वो इतना है, और हमें उम्मीद यही है कि हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे, क्योंकि टू बी फेयर विद मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ, तमाम जो तरीके इंसाफ की लीडरशिप है बड़ी, तमाम ने मुझे कॉलें की। उन्होंने कहा कि ये बड़ा वक्त की ज़रूरत है। एमएनएज एमपीएस ने मुझे कॉलें की। गवर्नमेंट के लोगों ने जो है वो मुझे कहा कि ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये काम किया है। और एक अक्रॉस द बोर्ड इसकी जो है वो एक आई वुड से अप्रिसिएशन है कि कोई लोग तो आगे बढ़े हैं ये काम करने के लिए। और हुकूमती जो वुज़रा से आप राब्ते कर रहे हैं, किस लेवल पे आपकी मुलाकातें होंगी? आप इन्हीं के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से आप मिलने जा रहे हैं, किससे आपकी मुलाकातें होने जा रही हैं? लेकिन ये हमारी जाहिर है कि हमारी तो कोशिश होगी कि जितने टॉप लेवल के ऊपर बातचीत हो सके। शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी आशीर्वाद से ही होनी है। लेकिन ये तो फैसला जो है वो खुद करेंगे, उन्होंने कौन मिलना चाहेंगे, कौन होगा। लेकिन इशू यही है कि हम चाहते यही है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सही। पीटीआई हो और हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम जो लोग हैं वो कम से कम हम इतना कुछ कर सकें कि मुल्क को नॉर्मलाइज कर सकें। और लेकिन जो मसला ये है फवाद चौधरी साहब कि आपकी अपनी जो यानी जो तहरीक इंसाफ है, जो जिसकी मैंने बात की थी, वो एक की स्टेक होल्डर है सारे मामले के अंदर। तहरीक इंसाफ ने तो इतना वेलकम नहीं किया आपकी कल की मुलाकात को भी और आपकी सारे इनिशिएटिव को भी। कल हमारे प्राइम में ही थे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम साहब, तो कहते हैं फवाद साहब को तो ये वो लोग हैं जिन्हें पार्टी में हाँ साहब ने दोबारा लेना गवारा नहीं किया, तो ये क्या शुरू करेंगे, ये क्या मिलेंगे, क्या ये करेंगे? बात ये शेख वकास वगैरह को तो हम पीटीआई नहीं समझते ना, वो तो अभी आए हैं, उनको तो 6-8 महीने हुए हैं, उनका क्या ताल्लुक है? वो एक दिन जेल नहीं गए, उनके ऊपर कोई पर्चे नहीं हुए। जो हम लोगों ने जो सफर किया है और सफर कर रहे हैं, ये तो हम लोगों के मसले हैं। शेख फिलहाल तो वो साहब ने, आपको तहरीक इंसाफ नहीं समझ रहे। देखिए, शेख वकास अकरम साहब जो हैं या जो लोग हैं, उनको तो 2 साल उनके अच्छे लग गए हैं। मैंने यही आपसे पहले अर्ज किया, खान साहब से मैंने कहा कि आपने 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट कर दी है अडयाला जेल में, और वो लोग कतई तौर पे ये नहीं चाहेंगे कि आप बाहर आए। और यही वो लोग हैं जिन्होंने एक माचिस पास रखी हुई है कि जो ही अलाव कम हो वो अलाव जो है उसको बढ़ा दें। अब इसके अंदर संजीदा लोग भी हैं। मैं कैन टेल यू कि इवन केपी की जो संजीदा लीडरशिप है वो भी समझती है कि हमें एंगेजमेंट के ऊपर जाना चाहिए। और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे जो रवैया अख्तियार किया सोहेल अफरीदी ने, हालांकि वफाकी हुकूमत ने बड़ी ज्यादती की उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद आप देखें उन्होंने सारी जमातों को कॉल किया बशमूल पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। वो उन्होंने अडयाला में आके भी डायलॉग की बात की है। यही वो बातचीत है जो कि शाह महमूद कुरैशी भी वही बात कर रहे हैं, जहाज चौधरी भी यही बात कर रहे हैं, महमूद और रशीद भी यही बात कर रहे हैं। और ये इसके लिए हमें, मेरा ये ख्याल है कि हमें आग के ऊपर पानी डालने की जरूरत है। सही। अगर देखिए ना, और जिस इस पीछे और इस और इस सारी एक्सरसाइज की कामयाबी के कितने इम्कानात आपको लगते हैं फवाद चौधरी साहब? और चूंकि पहले एक इनिशिएटिव लिया था इसमें, ज़ाहिर है इसका जो मेन आपका जो इसमें एक जो हदफ है वो तो खान साहब की रिहाई है। अली मीन गंडापुर साहब ने भी कोशिश की, वो भी नाकाम रहे।
और फिर इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स थे, वो भी आके बाहर से मिले थे, उन्होंने भी टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश की थी खान साहब की रिहाई के मामले पर भी, वो भी नाकाम रहे थे। तो आपको कितने फीसद इसके कामयाबी के इम्कान दिखाई दे रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो लोगों ने कोई फार्मूला एक तो नहीं था, दूसरी बात ये है कि वो एंड रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, हम एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट तो खुद तय कर लेंगे, जो लोग जेलों में है या एक दफा पीटीआई की लीडरशिप, असल लीडरशिप आती है बाहर, या जाहिर है सलमान अकरम राजा हो गया, वकास शेख वगैरह हो गए, ये तो पीटीआई से इनका कितना ताल्लुक है, ये तो नून लीग में थे सारे और उधर से आए हैं, तो इनको तो जानते ही कोई नहीं है, ना वर्कर्स को इनका एहसास है ना इनको वर्कर्स का एहसास है। तो असल लीडरशिप पीटीआई की जब आती है वो फिर खुद अपना रास्ता बना लेगी। हमारा सिर्फ मकसद इस वक्त इतना है कि टेम्परेचर नीचे आ जाए थोड़ा, और जो ये लोग हैं जो इनके लीगल राइट्स बनते हैं, इनको इनके लीगल राइट्स जो है मिले। बाकी जो औरतें हैं, जो बेचारी हमारी खवातीन जिनको कैदियों के ऊपर बाहर जो हो गई हैं, उनको जो है कुछ रिलीफ जो है वो मिले, बट ऑब्वियसली नीड्स टू टू टैंगो। और आप फवाद साहब ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी लीडरशिप है जो मौजूदा, उसमें कई लोग जो है सीनियर लोग, आप ये कह रहे हैं कि वो इस आइडिया के हामी हैं कि खान साहब की रिहाई हो या बाकी तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात का खात्मा हो, वो मुफाहमती ट्रैक के जरिए ही आ सकती है, मुजामत के जरिए ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा ही है? 100% ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए समझ सिर्फ इशू ये है कि जो हमारी दूसरी साइड है उनको ये जरूर मेहरबानी करनी होगी कि एक एंगेजमेंट का रास्ता खुला रखना होगा। लेकिन अगर वो एंगेजमेंट ही करने को तैयार नहीं होंगे तो पीटीआई के पास रास्ता क्या बचेगा मज़ामत के अलावा। तो हम तो दोनों जो साइड्स हैं, देखिए ना, हमें थोड़ा एडवांटेज ये है कि हम तो पीटीआई को ऑफिशियली तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, चाहे खान साहब तो पीपल्स पार्टी लीग से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, लेकिन हम हामी हैं। तो मुक्तदरा की तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल है आपको इस सारे प्रोसेस पे? वो इशू ये है कि देखिए उनके बगैर तो जाहिर है कि प्रोसेस जो है वो कामयाब तो फिर नहीं हो सकता। तो ये कहना कि अब मुझे नहीं पता, सच्ची बात ये है कि मेरा कोई राब्ता नहीं है डायरेक्ट, कोई ऐसी बात है नहीं मेरी, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के जरिए करना चाहे, खुद करना चाहे, वो प्रोसेस में आए, क्योंकि उनके बगैर प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन असल मामला फवाद साहब इस सारी कहानी के अंदर यह है कि अगर ये सब कुछ होता है, आप आगे बढ़ते हैं, आपको कामयाबी मिलती है, हुकूमत भी रजामंद हो जाती है, तो खान साहब की गारंटी कौन देगा, उनका गारंटर कौन बनेगा इस सारे मामले में? असल इशू तो ये है। आप बिल्कुल दोबारा एंड पे पहुंच गए हैं ना, ये ना अभी सोच रहे हैं, अभी आप सिर्फ ये सोचें कि हम इसको टेम्परेचर कैसे नीचे लाएं। हम ये जो खवातीन है, आम कारकुन है, ये जो लीडरशिप है, खुद इमरान खान है, उनको हम फिलहाल थोड़ा लीगल प्रोसेस हम थोड़ा सा एतमाद कैसे बहाल करेंगे वो देख लेंगे, बाद में जब चीजें होंगी देख लेंगे हम। और इसके अलावा एक और भी दोबारा मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत फिर से बढ़े। कुछ 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं कि वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते में शायद कुछ 27वीं आईनी तरमीम लाने के वाले से हुकूमत गौर कर रही है, तो ये तो टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, हालात फिर से खराब हो जाएंगे। ऐसा है कोई खदशा आपको? तो हुकूमत अगर 27वीं तरमीम ला रही है तो ये ज्यादा अहम है कि तरीके इंसाफ को उस प्रोसेस में शामिल करें। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल 18वीं तरमीम को आप रिव्यू करना चाहते हैं तो तरीके इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जो कि इसकी हामी है कि आपको 18वीं तरमीम के अंदर जो है वो तब्दीलियों की जरूरत है। वफाक को मजबूत करने की अगर कोई पार्टी हमायत करती है तो वो तरीके इंसाफ करती है। तो अगर आपने 27वीं तरमीम लानी है और कुछ असूलों पे लानी है तो आई थिंक इट्स मोर द मेरियर के पीटीआई जो है वो इस वक्त उस अमल का हिस्सा हो। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू सुनी साबिक वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमा चाहते हैं कि मुफाहमत हो, ताहम ये मुफाहमती अमल कामयाब हो पाता है या नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे भारत की तरफ से बराह रास्त जारियत में पाकिस्तान के हाथों भारत को बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद अफगानिस्तान का फ्रंट खोला गया, वहाँ भी भारत को तकरीबन अब तक नाकामी का सामना ही करना पड़ा है। और अब भारत एक नई चाल चल रहा है, एक नई साजिश रचा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में आज एक जासूस भी पकड़ा गया है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। चाहे बराह रास्त पाकिस्तान से जंग हो, चाहे प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशें हों, या चाहे जासूसी नेटवर्क्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात हो, हर मैदान और हर महाज पर ही भारत को हजीमत का सामना
और मुंह की खानी पड़ रही है। आज भी एक ऐसा ही इंकशाफ हुआ जिसमें भारत का एक और जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई की कोशिश की, जिसको भी इंटेलिजेंस इदारों ने नाकाम बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत ने बतौर जासूस एक मछेरे एजाज मल्लाह को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क दिया, जिसको खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार करके भारतीय अजाइम को नाकाम बना दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में वजीर ममलकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और नाकाम कार्रवाई का इंकशाफ किया। अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने भारतीय खुफिया इदारों के लिए काम करने वाले एक मछेरे एजाज मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, जो भारतीय कोस्ट गार्ड के हाथों हिरासत में लेने के बाद जासूसी के लिए तैयार हुआ था। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मछेरे को माली लालच और दबाव के जरिए इस्तेमाल किया, जबकि एजाज मल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि भारत मार्का हक में पाकिस्तान की फतह और सिफारती कामयाबियों से परेशान है, जिसके बायस भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की है। The failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns. And because they could not prove their mettle in the battlefield, this common fisherman by the name of Ejaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. वफाकी वज़रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तार मछेरे एजाज मल्लाह का इतराफी बयान भी सुनाया, जिसने तमाम शुकूक दूर कर दिए, जिसमें उसने तस्लीम किया कि भारतीय हुक्काम ने उसे जेल के खौफ और पैसे के लालच में पाकिस्तान के अंदर जासूसी मिशन पर रवाना किया। इस मौका पर वजीर मुमलकत तलाल चौधरी का कहना था कि पहले भारत का ऑपरेशन सिंदूर बेनकाब हुआ और अब प्रोपेगेंडा ऑपरेशन भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तानी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होती है और ना ही किसी और की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह मुकाबला करेगा और भारत को एक्सपोज करेगा। पहले ये था ऑपरेशन, अब ये है प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, जिसको किसी ना किसी तरह लॉन्च किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज़ भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। वजीर मुमलिकत ने एजाज मल्लाह और भारतीय हैंडलर के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सुनवाई, जिसमें उसको दी जाने वाली हिदायत बेनकाब हो रही हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में भारत ने वाज़ेह तौर पर नाम निहाद समंदरी बालादस्ती का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर भारतीय बहरिया के किरदार को सराहते हुए उसे बहरे हिंद का महाफिज करार दिया, जिसके बाद भारतीय नेवल चीफ ने इस पॉलिसी को अमली शक्ल देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मर्तबा आगाज बहरिया करेगी। इसके बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरक्रीक से मुतालिक बयानात और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ ने जमीनी और साहिली तनाज़ात को एक वसी तर अस्करी नजरिए से जोड़ दिया है। इन ऐलानात को अमली मशकों के जरिए नाफिज किया जा रहा है। भारत की हालिया जंगी मशकें त्रिशूल गुजरात, राजस्थान और बहीरा अरब के कुछ हिस्सों में हुई, जिनमें आबी हमले, क्रीक ऑपरेशन और बहरिया, फिजाइया और जमीनी अफवाद के मुजाहरे शामिल थे। उसके बाद समंदरी सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ है। नोटम्स, बड़ी आबी मशकें और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दर्जनों जंगी जहाजों और तैयारों की तैनाती से यह जाहिर होता है कि यह मशकें महज नुमाइशी नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी तैयारी के मुजाहरे हैं। इसी पस मंजर में भारत की जानिब से एक जबरदस्ती भर्ती किए गए जासूस मछेरे एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी और इंकशाफ इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाक बहरिया, रेंजर्स और कोस्ट गार्ड्स की वर्दियां, बैजेस, सिम कार्ड्स और करेंसी हासिल करने का टास्क दिया था। यह एक वाज़ेह मिसाल है कि भारत किस तरह जाली या फास्ट एट्रीब्यूशन के लिए अमली इंतजाम कर रहा था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक
इन तमाम शवाहिद को यकजा किया जाए, यानी भारतीय क़यादत के बयानात, त्रिशूल जंगी मशकें और पाकिस्तानी वर्दियों की खरीदारी, तो ये एक वाज़ेह बहरी फास्ट फ्लैग फार्मूला बनता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फौरी खतरा यह है कि भारतीय मंसूबा साज किसी फास्ट फ्लैग कार्रवाई के जरिए पाकिस्तानी वर्दियों या कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा हमला दिखा सकते हैं जिसे चंद घंटों में पाकिस्तानी अनासर से मंसूब कर दिया जाए, जिसके बाद मुकामी सतह पर बहरी जवाबी कार्रवाइयां, समंदरी रास्तों की आर्जी बंदिश, फौजी कशीदगी में इजाफा और मीडिया प्रोपेगेंडा किया जाए। वाज़ेह रहे कि ऐसा कोई वाकया तो तरफा तनाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि आलमी समंदरी तजारत, इंश्योरेंस मार्केट और बैनुल अक़वामी अमन के लिए बराह रास्त खतरा बन सकता है। पाकिस्तान की जानिब से एजाज मल्लाह की गिरफ्तारी, उससे बरामद शवाहिद और एतराफ़ी बयान न सिर्फ भारत की साजिश को नाकाम बनाता है, बल्कि आलमी बहरी हुक्काम और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए एक काबिल गौर सबूत और रिकॉर्ड भी फराहम करता है। जहां पाकिस्तान अस्करी महाज पर भारत की कोशिशों और साजिशों को नाकाम बना रहा है, वहां आलमी और सिफारती सतह पर भी भारत का कद घटता जा रहा है। और इसी मौका पर पाकिस्तान न सिर्फ अपना मुकदमा लड़ रहा है, बल्कि उन मजलूम कश्मीरियों को भी फरामोश नहीं किया जा रहा जिनको मुसलसल भारतीय मजालिम का सामना है। इस मुतालिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ सामने आया है, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है और भारत में अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian-occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी सरफराज अहमद गौहर ने भारतीय नुमाइंदे को करारा जवाब देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और ना कभी था और ना ही कभी होगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीर की हैसियत मुतनाज़े है और उसका फैसला कश्मीरी अवाम को राय शुमारी के जरिए करना है। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने अमरीका और भारत के दरमियान नए 10 साला दिफाई मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस पेशरफ्त के असरात का तफसीली जायजा ले रहा है, इसलिए इस पर तबसरा करना अभी कबल अज़ वक्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यह मुआहिदा एक हालिया पेशरफ्त है जिसे आज सुबह नाफिज किया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम खास तौर पर अमन, सलामती और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के हवाले से इस मुआहिदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की थी कि अमरीका ने भारत के साथ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स और AFP के मुताबिक पीट हेग्सेथ ने एक्स पोस्ट में बताया कि फ्रेमवर्क खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन के लिए संग मील की हैसियत रखता है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले और तकनीकी इश्तराक में इजाफा होगा। जहां पाकिस्तान भारत से उठने वाले हर तरह के चैलेंज का भरपूर अंदाज में मुकाबला कर रहा है, वहां भारतीय प्रॉक्सियों के खिलाफ भी पाकिस्तान के इक़दामात पूरी क़ुव्वत से जारी हैं। हाल ही में अफगान तालिबान रजीम के साथ होने वाले मुज़ाकरात और उनकी सूरत में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मिलने वाली पजीराई को आलमी सतह पर भी कबूल किया गया है। साथ ही पाकिस्तान की जानिब से यह भी बाबर करवा दिया गया है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो मुआहिदा मुअत्तल हो जाएगा। इस मुतालिक अगला मुज़ाकराती दौर तो 6 नवंबर को होना है, लेकिन उससे कबल सिफारती राब्तों में तेजी आ गई है। इस मुतालिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 6 नवंबर को होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की दावत पर आइंदा हफ्ते के अवाइल में अंकारा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक अफगान डायलॉग से कबल इस्लामाबाद की सिफारती सरगर्मियों में तेजी आ गई है और खित्ते में पाकिस्तान एक फ़ाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर तुर्खम सरहद को सिर्फ अफगान पनागुज़ीनों के लिए दोबारा खोल दिया है। यह फैसला कई हफ्तों की बंदिश के बाद किया, जहां अफगान फोर्सेस के हमलों के बायस बॉर्डर बंद कर दिया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तजारत फिलहाल मुअत्तल रहेगी, ताहम पनागुज़ीनों के इंसानी बहरान को मद्देनजर रखते हुए रास्ता खोल दिया गया है, जिसके बाद अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। ज़राए के मुताबिक चमन बॉर्डर से एक रोज में 10,700 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। ज़राए ने बताया कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी चमन के बाद आज से तुर्खम सरहद से भी शुरू की गई। ज़राए का कहना है कि अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी
कानूनी तरीक़ाकार के तहत की जा रही है और हर शख्स के दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक अफगान मुहाजिरीन के लिए FC सिविल इंतजामिया की जानिब से रिहाइश और खाने का भी इंतजाम है, जहां से पार्टी और इंसानी हमदर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के साथ बाहमी रवाबित को बरकरार रखे हुए है, वहां दहशतगर्दी से मुताल्लिक जीरो टॉलरेंस के मौके पर भी डटा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बार फिर खबरदार किया है कि तुर्किया में हुई गुफ्तगू में यह शिक भी शामिल है कि अगर अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना देना होगा। हमारी तरफ से तो किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही, सीज फायर की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कर रहा है। तो हल जो है यही है कि दहशतगर्दी जो है अफगान सॉइल से जो है हमारे यहाँ पे कंप्लीट बंद होनी चाहिए, और अगर हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हैं दोनों रियासतें तो वो प्रेफरेबल सलूशन होगा। सबूत की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें दो महाजों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितने जूतियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोल ही नहीं रहेगा, और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू-ओ-शुनीद जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो बराबर हों। जुबानी कलामी खबरदार करने के साथ पाकिस्तान अफगान सरपरस्ती और भारतीय प्रॉक्सी में पाकिस्तान में कार्रवाई करने वाले अस्करियत पसंदों को ठिकाने भी लगा रहा है, जिसकी तस्दीक आज ही सामने आने वाले आदाद शुमार से भी हो गई है। इनके मुताबिक गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने में अस्करियत पसंदों को गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। PICSS की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पेशरफ्त सितंबर में अस्करियत पसंदों के दबाव में आने के बाद सामने आई, जब 69 हमले रिकॉर्ड हुए और अगस्त के मुकाबले में हमलों में 52% कमी देखी गई थी। थिंक टैंक की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में 355 अस्करियत पसंद हलाक हुए, 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें बन्नू में अमन कमेटी का एक रुकन भी शामिल था। इसके अलावा मुल्क भर में 92 सिक्योरिटी एहलकार, 48 आम शहरी और 22 अस्करियत पसंद जख्मी हुए। अगरचे PICSS के मुताबिक सितंबर के 69 हमलों के मुकाबले में अक्टूबर में अस्करियत पसंदाना हमलों में 29% इजाफा हुआ, लेकिन उन हमलों में मजमूई जानी नुकसान में 19% कमी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता माह अस्करियत पसंदों ने 55 अफराद को अगवा किया, जो पिछली एक दहाई में अगवा के सबसे ज्यादा माहाना वाकयात हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 22 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया है। बलूचिस्तान में अक्टूबर के दौरान 23 अस्करियत पसंद हमले हुए, जो सितंबर के 21 से कुछ ज्यादा थे। तमाम हलाकतों में नुमाया कमी देखी गई। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें 33 से घटकर 16 और शहरियों की 38 से कम होकर 3 रह गईं। दोनों महीनों में 8 अस्करियत पसंद हलाक हुए। जख्मी होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 37 से कम होकर 15, जबकि शहरियों की तादाद 85 से घटकर 20 रह गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर में अस्करियत पसंदों ने 31 अफराद अगवा किए, जिनमें ज्यादातर मजदूर थे। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से PICSS ने बताया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 67 अस्करियत पसंदों को हलाक किया, जो 2002 के बाद से एक महीने में सबसे ज्यादा तादाद है। इदारे ने उसे सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी करार दिया, क्योंकि शहरियों की शहादतों में 92% और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में 52% कमी आई है। साबिक कबायली अजला यानी फाटा में 22 अस्करियत पसंद हमले रिकॉर्ड हुए हैं, जो सितंबर के बराबर थे, मगर जानी नुकसान में नुमाया इजाफा हुआ। इन हमलों में कुल 31 अफराद शहीद हुए, जिनमें 18 सिक्योरिटी एहलकार और 13 शहरी शामिल थे, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 32 सिक्योरिटी एहलकार और 13 शहरी थे। अस्करियत पसंदों ने इलाके से 18 अफराद को अगवा भी किया। PICSS के मुताबिक इस खित्ते में सिक्योरिटी एहलकारों की अम्मात में 200% इजाफा हुआ, जो 6 से बढ़कर 18 हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 209 अस्करियत पसंद मारे गए, जो नवंबर 2014 के बाद किसी एक महीने में सबसे ज्यादा तादाद है। इन कार्रवाइयों में 16 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए, जिनमें औरंगजेब जिला में पेश आने वाला सबसे खूनरेज वाकया शामिल है, जिसके बाद अफगानिस्तान के साथ सरहदी कशीदगी पैदा हुई। इदारे ने तस्दीक की है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर कारी अमजद को पाजोड़ में हलाक किया, जो 2007 में TTP के क़याम के बाद सबसे हाई प्रोफाइल हलाकत है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्टूबर के दौरान 37 अस्करियत पसंद हमले हुए, जो सितंबर के 25 हमलों से ज्यादा हैं, जिनमें 21 सिक्योरिटी एहलकार, जबकि 10 शहरी और एक अमन कमेटी का कारकुन शहीद हुआ, जबकि 16 अस्करियत पसंद हलाक हुए। मजमूई तौर पर
42 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 35 सिक्योरिटी एहलकार और 7 शहरी शामिल थे, जबकि 4 अफराद को अस्करियत पसंदों ने अगवा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 55 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि 1 एहलकार शहीद हुआ। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में कार्रवाइयों में अस्करियत पसंदों की हलाकतों की तादाद 88 से कम होकर 55 रही। सिंध में 3 हमलों में 3 शहरी जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। PICSS के मुताबिक मजमूई तौर पर 2025 के इब्तदाई 10 महीनों में 2853 अमवात हुई हैं, जिनमें 1734 अस्करियत पसंद हलाक हुए, जबकि 601 सिक्योरिटी एहलकार, 497 शहरी और 21 हुकूमत के हामी जंगजू शहीद हुए। इदारे ने नतीजा अखज़ किया कि अगरचे अस्करियत पसंदी बरकरार है, लेकिन अस्करियत पसंदों की अमवात में नुमाया इजाफा इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां ज्यादा मौसर हो रही हैं। मार्च में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में दूसरे नंबर पर रहा था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 45% बढ़कर 1081 हो गई थी। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल पाकिस्तान के दिफाई, सिफारती और सिक्योरिटी महाजों पर कामयाब हिकमत अमली की अक्कासी करती है। एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी और सरहदी खतरात से निमट रहा है, तो दूसरी जानिब आलमी फोरम्स पर अपने मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर कर रहा है। यह वाज़ेह है कि भारत की नाकाम साजिशों, अमरीका, भारत स्ट्रेटेजिक कुर्बत, अफगान सूरत हाल और दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम, सबका मरकज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और दिफाई अज़्म है, जो इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। तहम पाकिस्तान को चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहियत के लिए फ्रंट खोलना और भारत की जो बराह रास्त जारहियत थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी नाकामी, अब भारत की तरफ से नई जो चालें चली जा रही हैं खित्ते के अंदर पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, इसी पर मजीद बात करें। हमें ज्वाइन किया है दिफाई उमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान ने। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि भारत ने पहले पाकिस्तान को एक बराह रास्त जो है फ्रंट में इंगेज करने की कोशिश की, वहाँ बुरी तरह से नाकाम हुआ। फिर अफगान फ्रंट को इस्तेमाल करने की कोशिशें भी हुई, अब भी जारी हैं। वहाँ भी कोई बड़ी खातिरहा कामयाबी भारत को नहीं मिल सकी। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ एक मुआहिदे की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अब भारत की तरफ से एक जासूसी के नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया है, सरगर्म है। आज जो एक जासूस पकड़ा गया है एजाज मल्लाह के नाम से, और जिससे भारत में जो है वो यूनिफॉर्म्स वगैरह मंगवाई जा रही थी, कुछ सिम कार्ड मंगवाए जा रहे थे और कुछ नेम बैजेस वगैरह मंगवाए जा रहे थे। तो बताया तो लग यही रहा है कि किसी फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही थी भारत की तरफ से समुद्री फ्रंट के ऊपर। देखिए समर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मसला दरअसल ये है कि अफ़गानिस्तान में उनकी नाकामी से उन पे बहुत सारे ख़दशात उनके जो है उन्होंने जन्म ले लिया था। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर आप दहशतगर्दी करते हैं, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे पहले ही कानूनी तौर के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन की जो रेज़ोल्यूशन है 1267 मौजूद है, जिसमें ये कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल टेररिज्म करते हैं, यानी कि टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, तो आप पे पाबंदियां भी आयद हो सकती हैं, आपके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है और इसके ऊपर तमाम ममालिक पाबंद हैं, क्योंकि चैप्टर 7 के तहत है यूएन के चार्टर के अंदर। तो एक लिहाज से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर आपको दोबारा रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है। ये चैप्टर 7 है, तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशनली अप्लाई हो जाता है, अनकंडीशनली अप्लाई हो जाता है। तो इसमें इनको खतरा ये था कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ये चीज़ें सही तरह निकल आई, तो जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने की भी थी और उसके शवाहिद भी अगर आगे तबताना बताना चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान के लिए पाबंदियों का एक नया दौर शुरू हो सकता था। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया जाए, जो जाज मल्ला की सूरत में उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अगर आप लॉस्ट एट सी हों, यानी कि अगर समुद्र पे गुम हो जाएं, तो आम जो बेहतर नेवीज होती हैं वो लोगों को वापस उनके घरों तक पहुंचाती हैं। ये नहीं होता कि आप उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ आगे भेज देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप ये काम करें, नहीं तो हम आपको कैद में डाल देंगे या आपके साथियों को कैद में डाल देंगे। दूसरा ये कि इन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी यूनिफॉर्म, नाम, ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देते हैं कि जो इससे पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहे, चाहे वो मुंबई था या उसके बाद बाकी, उन सब के अंदर भी इसी किस्म की टैक्टिक्स, क्योंकि इसी किस्म के शवाहिद दिए गए ताकि जो उन पे प्रेशर आ रहा है एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द मुल्क का, उस रियासत का, वो खत्म कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दर हकीकत इनके पास कितने जो इस तरह के यूनिफॉर्म्स हैं या बाकी चीज़ें पहुंच चुकी हैं।
क्योंकि आपने ये एक नेटवर्क इंटरसेप्ट किया है, हो सकता है इनके पास चीज़ें पहुँच चुकी हों। दूसरा ये कि इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत शायद वो कोई और जो है बुनियाद रखना चाहते हों, दाख़िली तौर पे भी और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, ताकि पाकिस्तान पे एक और जंग आयद सही। की जा सके। लेकिन ज़ाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है, उन पे वो बहुत ज़्यादा आएगा। जी हाँ। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है अब जिस तरह से भारत के अंदर से हम देख रहे हैं, पोस्चरिंग देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का आईएनएस विक्रांत के ऊपर जाकर तकरीरें करना और फिर भारतीय नेवल चीफ के बयानात का आना कि इस मरतबा बहरिया का फ्रंट जो है वहाँ से शुरुआत हो सकती है। फिर भारतीय वज़ीर दिफा का जो है वो मुख्तलिफ उनके बयानात आना जंगी जुनून पर मबनी, क्या समझती हैं आपके ये क्या इशारे हैं? और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेज वहाँ पे हो रही हैं, त्रिशूल मशकें जो हो रही हैं साउथ की तरफ, क्या ये वाज़ेह इशारे नहीं है कि भारत जो है अब की मरतबा अगर ये फ्रंट गर्म करता है पाकिस्तान के साथ तो वो जो है वो नेवल फ्रंट को इस्तेमाल करेगा? देखिए, ये एक इशारा तो है क्योंकि जो हिंदुस्तान की अस्करी हुकूमत अमली है, उसमें 2 तब्दीलियाँ आई हैं। पहली तो उसकी तब्दीली ये है कि वो कहते हैं कि हम एक तरह 2 जो है ना टू फ्रंट वॉर जी स्टार्ट हाँ। करेंगे और उस टू फ्रंट वॉर के अंदर वो कहते हैं हिंदुस्तान की एयरफोर्स और हिंदुस्तान की जो नेवी है, उसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि ड्रोन्स जो है उसके अंदर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका के साथ उनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक ऑप्शन थी। तीसरा ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इनकी अस्करी हिकमत अमली है, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है जो जॉइंट ऑपरेशंस जो अब डॉक्ट्रिन है, जॉइंट फोर्सेस डॉक्ट्रिन, उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान जो है किसी भी टाइम पे जहाँ जंगी मशक़ें कर रहा होगा, वहाँ जंगी मशक़ें करते-करते वो ऐलान जंग और मतलब जंग की हालत में सही। तब्दील हो सकता है। सो इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये आम मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है, किसी तरह भी ऑटोमैटिकली इनटू वॉर फ्रंट कन्वर्ट हो सकती हैं। ये इनकी अस्करी हिकमत अमली की का एक हिस्सा है। तो ये ज़ाहिर है आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है क्योंकि आपने जब तक उनकी मशक़ें ख़त्म नहीं होती, आपको रेड अलर्ट पे रहना पड़ेगा। ऐसा ही है। दूसरी जो चीज़ हमारे लिए काबिल तशवीश है, वो ये कि इन्होंने जो भी यूनिफ़ॉर्म्स हैं, उसमें तीनों सर्विसेज़ की यूनिफ़ॉर्म्स ले रहे थे। या यानी इसका मतलब ये है कि ये लैंड, एयर और सी तीनों को ऑप्शनलाइज़ करना उसको यूज़ करना चाह रहे थे, सही। क्योंकि उसको टारगेट करना चाह रहे थे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन कैम्पेन भी हो सकती है, इसमें कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज़ दिखा सकते हैं, लेकिन विक्रांत का इस्तेमाल होना, उसकी एक ही बात हो सकती है। सही है। जो मेरे ख़्याल से डिफेंस एग्रीमेंट के साथ भी सामने आती है, वो ये कि जो विक्रांत है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसके बहुत सारे मामलात सही नहीं हैं और कुछ जी हाँ। नीचे उनके सुराख हुआ है विक्रांत के, जो हैंडल नहीं कर सकता। फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं हिंदुस्तान के वो एक इनविजिबल प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे रहे हिंदुस्तान को। जी हाँ। क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान के जहाज़ एयरबोर्न होंगे, जैसे कि हमने राफ़ेल की सूरत में देखा, तो पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है सही। कि इससे पहले कि वो हमें मार करें, हम उनको मार कराएँ। तो तो जो अमेरिका के साथ वो रोल ऑन रोल ऑफ जेट्स हैं, जो जो बाकी चीज़ें हैं, अगर उनको लेके आते हैं, उनको अगर कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, तो एक और बात है। लेकिन उस तक और इस वक़्त जो उनकी सलाहियत है, उसमें बहुत फ़र्क है। सही है। जो विक्रांत तो इनके लिए क्या कहते हैं, खुली लाश है। खुली सही। लाश है, अगर वो उसको समुद्र में लेके आते हैं और जहाज़ों के साथ लेके आते हैं, तो इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। इसमें हो सही। सकता है कि इस पे एक अटैक दिखाना दिखाना चाहते हो, कि जो पाकिस्तान की सरहद से जैसे यूएसएस कोल के ऊपर अटैक हुआ था, हुँ। कि जी पाकिस्तान की एक छोटी-सी दहशतगर्द तंज़ीम या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से वो विक्रांत के अंदर जाके सुराख हो गया। लेकिन जो हुँ। विक्रांत के अंदर सुराख है, वो तो बहुत पुराना है, क्योंकि सही। वो रूसी एक अंडरपेंट जहाज़ था। तो ये हो सकता है कि शायद विक्रांत को अपग्रेड करने के लिए सही। वो एक अटैक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है भारत ने पहले बरह रास्त जारियत की, वहाँ नाकाम हुआ, फिर अफगानिस्तान वाला फ्रंट खोलने की कोशिश की, वहाँ भी कोई बड़ी कामयाबी आप समझती हैं कि भारत को नहीं मिल सकी? जिस तरफ हालात जा रहे हैं, इस तरह से एक आया है एलामिया भी, आप समझती हैं कि यहाँ भारत नाकाम हो गया है या अभी तशवीश या खतरा बाकी है यहाँ से? देखिए, तशवीश और खतरा तो है, लेकिन उनको बड़ी कारी ज़रब लगी है। एक तो ये है कि जो आपने कारी साहब की हलाकत हुई है, जी उससे हाँ। पहले कुल बहादुर साहब की जो हलाकत हुई है, वो उनके जो मेजर एसेट्स थे, जो मेजर लीडर्स थे, वो इस वक़्त लीडरलेस हैं। सो एक अंदाज़े के मुताबिक 3000 से ज़ायद जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो इनके नीचे ज़ेर साया पड़ रहे थे। अब दूसरी तरफ जो अफ़गान हुकूमत है, बुरी हुकूमत, उनको भी ये खतरा लाहिक हो गया है कि अगर ये पाकिस्तान के साथ थोड़ी-सी भी कन्फ्रंटेशन आगे बढ़ाते हैं, तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, जो इनकी ताकत के अंदर थोड़ी-सी भी कमज़ोरी देखेंगे, तो उसके लिए तैयार हैं। तो वो शायद इनको बदख्शां में जैसे कि लड़ाई होगी, जैसे अहमद शाह मसूद की जो 25,000 फाइटर्स हैं, जी हाँ। वो कह रहे हैं कि जी हम लेने के लिए तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी दिफाई अमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान की, जिनका कहना है कि भारत की तरफ से खतरात पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत के हवाले से बढ़ रहे हैं। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।